नमस्कार। जागो की स्पेशल सीरीज ऑन करियर में आज हम एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे जिसके बिना कोई दूसरा प्रोफेशन नहीं बन सकता। आज हम बात करेंगे टीचिंग के बारे में। टीचिंग इज वन प्रोफेशन विच मेक्स ऑल अदर प्रोफेशंस। टीचर एक वो इंसान है जो आपको आपके पैरों पर खड़े होने में मदद करता है। वो आपका गुरु है जो आपके अंदर संस्कारों की स्थापना करता है। एक जो टीचर होता है उसके कंधों पर एक नहीं दो नहीं हजारों बच्चों के भविष्य का उत्तरदायित्व होता है। जी हाँ, ये करियर बेशक बहुत ही जिम्मेदारी भरा करियर है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर किन खूबियों की ज़रूरत है, क्या स्किल्स होने चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या स्कोप है इस करियर में, इस लाइन में, इस फील्ड में, इसके बारे में आज हम जागो में जानने की कोशिश करेंगे। आपके करियर की काउंसलिंग करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मिस्टर जुबिन मल्होत्रा। ये करियर काउंसलर हैं। जुबिन जी, स्वागत है आपका जागो में। धन्यवाद। साथ ही किसी भी करियर में एक्सेल करने के लिए बेहद ज़रूरी होता है कि आप वो फील्ड अपने मन से चुने, दिल की बात सुने। तो कैसे अपनी दिल की बात को आप सुन सकते हैं, पहचान सकते हैं और कैसे खुद को मोटिवेट कर सकते हैं किसी भी करियर को चुनने के लिए, इसके लिए हमारी मदद करेंगे स्टूडियो में मौजूद हमारे गेस्ट मिस्टर महेश शर्मा। ये लाइफ कोच हैं। महेश जी, स्वागत है आपका जागो में। हम बात कर रहे हैं टीचिंग की। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि ये बेहद जिम्मेदारी भरा प्रोफेशन है। तो जुबिन जी, ये जो लाइन है इसमें किन स्किल्स की पहले ज़रूरत होती है? देखिए, डिपेंड करता है कि किस क्षेत्र में आप टीच कर रहे हैं। पर टिपिकली जो कॉमन चीज़ें हैं अक्रॉस ऑल एरियाज, एक तो है कि आपका सब्जेक्ट का नॉलेज, उसका ज्ञान आप में पकड़ अच्छी होनी चाहिए उस पर। दूसरा, फिर बहुत पर्सनैलिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं। एक तो कि आप में एक पेशेंस होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने की क्षमता होनी चाहिए और कम्युनिकेट उसको ठीक कर पाए। जो भी आप टॉपिक या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसको, वो कॉन्सेप्ट को ठीक से एक्सप्लेन कर पाएं, लोगों को समझा पाएं, 2, 3, 4 बार समझाएं, अलग अलग तरीकों से समझाएं, वो एक अच्छा टीचर है। जैसे कि आपने बोला, एक अच्छा टीचर वो होता है जो अच्छे से समझा पाए, क्योंकि कहते हैं कि एक एवरेज टीचर जो होता है वो बच्चों को बताता है, उससे अच्छा जो टीचर होता है वो बच्चों को समझाता है, उससे बेहतर टीचर जो होता है वो डेमोन्स्ट्रेट करके बताता है, लेकिन सबसे अच्छा टीचर वो होता है जो अच्छे से समझाने के साथ इंस्पायर भी करता है, क्योंकि वो एक टीचर ही होता है जो नींव डालता है एक विश्वास की, मोटिवेशन की। तो इन सब चीज़ों की कितनी ज़रूरत होती है एक पढ़ाई की, अगर हम बात करें, एक टीचर की बात करें तो? देखिए, इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि टीचर की जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक ऐसी प्रोफेशन है, एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम लोगों को ट्रेन करते हैं, लोगों को सिखाते हैं और उनकी नींव बनाते हैं। खासतौर पर हम बोलते हैं स्कूल में जब बच्चा जाता है तो सेकंड पेरेंट्स का नाम भी देते हैं स्कूल के अंदर उनको, और इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे पास ऐसे टीचर्स हों जो पैशनेट हों टीचिंग प्रोफेशन में। ऐसे बहुत बार देखा गया कि लोग टीचिंग में आते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस और द अदर, और अगर वो हाफ हार्टेडली आते हैं तो दे आर प्रोड्यूसिंग इवन मोर हाफ हार्टेड चिल्ड्रंस, मतलब स्टूडेंट्स। सो जो पैशन है टीचिंग का, वो अपने आप में एक इतना ज्यादा रिजुविनेटिंग है, इतना ज्यादा मोटिवेटिंग है कि वो स्टूडेंट्स तक ट्रांसफर हो जाता है। जी, जैसा कि आपने कहा कि हाफ हार्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक ज्ञान है और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। टीचिंग एक ऐसी लाइन है जिसमें आप 2 बार, 3 बार और सैकड़ों बार चीज़ों को लर्न कर पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे कि जुबिन जी आपने कहा कि स्किल्स तो आपने बताई, लेकिन धीरे धीरे करिकुलम चेंज होता है, तो बाकी नॉलेज की अपडेशन कितनी ज़रूरत होती है, करंट अफेयर्स की कितनी ज़रूरत होती है, क्योंकि ज्ञान बहुत बड़ा है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। देखिए, करिकुलम चेंज होता है, टेक्नोलॉजीज चेंज होती हैं, फैक्ट्स चेंज होते हैं, और जिस स्टूडेंट बॉडी को आप पढ़ा रहे हैं उनकी साइकोलॉजी और उनके लिंगो, जैसे जो कहा जाता है, जो उनका कम्युनिकेशन स्टाइल है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। वही चीज़ आप समझा सकते हैं अगर आप कोई एक 50 वर्ष के लोगों को आप कुछ समझा रहे हैं तो आप अलग उदाहरण लेंगे, और 10 साल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप एक अलग उदाहरण लेंगे। तो आपको अपने आप को अपडेटेड रखना है, नॉट जस्ट टेक्निकल एरिया पे बट ऑल्सो लैंग्वेज, ट्रेंड्स, करंट अफेयर्स, और ऑल्सो एक बहुत ज़रूरी है साइकोलॉजी समझना। किनको आप पढ़ा रहे हैं, वो कैसे सीखते हैं, कैसे उसको इंटरेस्टिंग बनाएं। हर वक्त आप कहेंगे कि भाई बच्चा तो समझना चाहिए, पढ़ाई तो आपके लिए अच्छी चीज़ है,
वो रैशनल लॉजिक हर वक्त काम नहीं करती। तो अलग अलग ढंग से उनको मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और यहाँ पर बेहद जरूरी होती है कम्युनिकेशन स्किल्स की, जैसा कि आपने कहा कि कम्युनिकेट कैसे करें, अपनी बात बच्चों तक कैसे पहुंचा पाए, ये जानना भी बहुत जरूरी होता है। यहाँ हमारे साथ जुड़ी हैं जोहरा जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी बताइए। जोहरा जी, सबसे पहले अपने घर के टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज। हाँ जी जी हाँ जी, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। हाँ जी, मेरा मैम सवाल सर से ये है कि मैंने ना बीबीए किया हुआ है और उसके बाद अभी मैंने एमकॉम ज्वाइन किया हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कॉलेज में ना लेक्चरर बनूँ, तो मेरे को आगे क्या करना चाहिए? और एक और क्वेश्चन ये है कि मैंने अपनी पढ़ाई ना मेरी शादी के बाद शुरू की, तो मेरी एज भी 30 इयर्स है। तो अभी अगर मैं इसमें जाना चाहूंगी तो मुझे और क्या क्या चीजें करनी पड़ सकती है, या क्या मेरी एज मतलब कहीं से कुछ प्रॉब्लम फेस कर सकती है? जोहरा जी, यहाँ पर तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ, पहले मैं जुबिन जी से पूछूं कि एज कभी भी आड़े नहीं आती। आप जब सोच लेते हैं कि आप कुछ आगे लाइफ में करना चाहते हैं, तो ये सवाल के जवाब के साथ तो अपने मन में ये कॉन्फिडेंस ले आइए, आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। पहले हम राजेश जी से बात कर लेते हैं। राजेश जी, आप अपना सवाल पूछिए। राजेश जी, आप हमें सुन रहे हैं? जी बताइए। जी जी मैडम, मेरा सवाल है कि इस ईयर मैंने इंटरमीडिएट किया जी, तो उसके 2 साल बाद मैंने, अगर मैं नेक्स्ट में बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी करता हूँ, तो ये 2 साल का जो गैप है वो मेरे प्लेसमेंट, वो मेरे कोई किसी तरह का प्रॉब्लम भी हो सकता है क्या? जी राजेश जी को प्रॉब्लम वोकेशनल एरिया है, फैशन टेक्नोलॉजी का शायद डिप्लोमा की बात कर रहे हैं। नहीं, बहुत फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपना जो आप डिप्लोमा और फैशन टेक्नोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं, जो भी स्पेशलाइजेशन एरिया में, उसको ठीक से मेहनत कीजिए उस पे, जो उसमें तकनीकें हैं और स्किल्स हैं वो उसको अपने आप में मजबूत बनाइए, और उसके बेसिस पे आपकी जॉब लगेगी और कंपनी देखेगी। वो आपके 1 या 2 साल के गैप में बहुत फर्क नहीं आएगा इस एरिया में। तो राजेश जी को इस चीज की टेंशन छोड़ देनी चाहिए और सिर्फ अपने प्रोफेशन पर फोकस करना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट राजेश जी, कि आगे आपको अच्छी जॉब मिले और इस करियर में आप बहुत एक्सेल करें। जोहरा जी की बात पर अगर आते हैं तो इन्हें क्या करना चाहिए? उन्होंने पूछा कि अगर मेरे को कॉलेज लेवल पे लेक्चरर बनना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। देखिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको अपना मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करना है और उसके बाद आप या तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट NET जिसे कहलाया जाता है, या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सिर्फ स्टेट की यूनिवर्सिटीज के लिए लागू होता है, वो एग्जाम आपको क्लियर करना होता है। अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, आप चूज कर सकते हैं आपको किस सब्जेक्ट एरिया में आगे जाके पढ़ाना है कॉलेज लेवल पे, और आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। एग्जाम ये बहुत टफ रहता है, आपको इसमें बहुत मेहनत करनी होती है अपना अंडर ग्रेजुएट पढ़ाई के लिए और रिलेटेड टीचिंग और रिसर्च एरियाज के लिए। ये जब आप क्लियर कर लेते हैं, फिर आप एलिजिबल बन जाती हैं कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए एज अ रीडर और अ लेक्चरर। और इसके साथ साथ कई यूनिवर्सिटीज ये भी बोलेंगी कि आपको एनरोल करना है या तो एटलीस्ट मिनिमम MPhil या PhD प्रोग्राम में एज वेल। ये एक और कर सकती हैं कि अगर उन्होंने MCOM किया है तो उसके बाद अगर B.Ed करती हैं, फिर +2 लेवल में कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स या बिजनेस स्टडीज हुआ या अकाउंट्स हुआ, शायद मैथ्स, MCOM किया है तो कॉमर्स और अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज ही कर पाएंगी, वो भी पढ़ा सकती हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ कॉलेज लेवल तक ही देखें। जी, तो ये सब कर सकती हैं। जैसा कि आपने कहा कि पढ़ाई इसमें बहुत ज्यादा है और बहुत मेहनत करने की जरूरत है जो हर प्रोफेशन में होती है, और क्योंकि जोहरा जी आपकी शादी हो चुकी है और फैमिली भी साथ साथ है, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखें, घर को, पढ़ाई को और आगे अपने करियर को बैलेंस बनाकर चले। इस चीज का जरूर ध्यान रखें। अपनी सेहत का भी ख्याल रखें कि कहीं पढ़ाई के चक्कर में फैमिली को पढ़ाते वक्त आप अपने ऊपर जो आपकी प्रेफरेंस है उसको नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। मुझे अच्छे से उन स्कूल टीचर्स की बातें याद हैं, कॉलेज टीचर्स याद हैं, जो मुझे घर पर होमवर्क के अलावा कुछ और भी ले जाने के लिए देते थे।
और वो होता था इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और वो विश्वास कि मैं कुछ लाइफ में बन सकती हूँ। और यकीन मानिए मुझे उन सभी टीचर्स की बातें याद है और उनका वो विश्वास आज भी मुझे मदद करता है कि मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ। ये बेहद ज़रूरी होता है कि आप जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं उनमें विश्वास भी रखें। कितना ज़रूरी होता है और किस तरीके से विश्वास आप जगा सकते हैं स्टूडेंट्स में? देखिए, जिस चीज़ को आप पढ़ा रहे हैं सबसे पहले तो उस चीज़ में आपका विश्वास कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस चीज़ में पैशनेट हैं तो आपको पढ़ाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से निकलता है। और जब, जैसे कि जुबिन जी ने भी कहा कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है टीचिंग के लिए। कम्युनिकेट क्या करना है, कैसे करना है, उससे इंपॉर्टेंट ये है कि कम्युनिकेट कहाँ से हो रहा है जी। अगर वो कम्युनिकेट हार्ट से हो रहा है तो वो बच्चों तक जाता है, स्टूडेंट तक जाता है और उनको इंस्पायर करता है। सिर्फ मोटिवेट ही नहीं, बहुत लंबी दूर तक इंस्पायर करता है। और जैसे आपको अपने टीचर्स की बात याद है तो इसी तरह से वो भी याद रखते हैं जी। तो बिल्कुल इसमें पहली तो ये जरूरत होती है कि आप दिल से पढ़ाएं तो बच्चों के दिल तक आपकी बात जाएगी और उनको बात तो याद रहेंगी ही और समझ भी आएंगी। यहाँ जुड़िए हमारे साथ प्रीति नोएडा से। प्रीति जी सवाल पूछिए। मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ। मैंने ह्यूमैनिटीज लिया हुआ है। मैं डिसाइड नहीं कर पा रही कि मैं टीचिंग करियर में जाऊँ, ज्वाइन करूँ या मास कॉम करूँ या कुछ और करूँ, तो ये मैं कैसे डिसाइड कर सकती हूँ? प्रीति जी, जो आपने फील्ड्स बताई हैं वो सभी बहुत अलग अलग हैं। जैसे कि आपने कहा टीचिंग या फिर मास कॉम में या फिर कहीं और जाना चाहती हैं, तो कहीं ना कहीं पहले आपको खुद को समझने की ज़रूरत है कि ऐसी कौन सी फील्ड है जहां पर आपका मन कहता है जाने के लिए। तो ये जो कन्फ्यूजन आम बच्चों में होती है, तो पहले प्रीति जी को हम क्या काउंसिल कर सकते हैं कि वो खुद से पहचान पाएँ कि मेरे को इस फील्ड में जाना है? देखिए प्रीति, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि अभी आपने 3 जो अलग अलग फील्ड्स के नाम लिए और भी बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो इससे साफ जाहिर है कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसके अंदर आपका पैशन जनरेट हो रहा है। जस्ट यू वांट टू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। अगर देखा जाए तो कुछ अपने लिए करना, कुछ वर्थ क्रिएट करने की जरूरत है। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करें, बिना उसको छोड़े कि वर्थ क्रिएट करनी है या पैसा कमाना है, कि एग्जैक्टली व्हाट अट्रैक्ट्स यू, एग्जैक्टली किस चीज में आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये करना चाहिए जी। उसके बाद सेकंड स्टेप आएगा, क्योंकि आज के जमाने में हर चीज के अंदर ऑप्शन है, हर जगह करियर है। तो पहले ये डिसाइड कीजिए कि आखिर आप करना क्या चाहती हैं जी। क्या आप मास कॉम में क्यों जाना चाहती हैं, टीचिंग में क्यों जाना चाहती हैं, ये क्यों लगाइए और आपके सामने आंसर आ जाएगा जी। तो प्रीति जी, आप खुद से सवाल करिए पहले कि आपके पास ये ऑप्शंस हैं और क्या चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है। और कभी कभी करियर चूज करने के लिए बेहद ज़रूरी होता है कि हम ये जाने कि हमारी पर्सनैलिटी क्या है, जो कभी कभी खुद को हमें भी नहीं पता होती। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप एक टेस्ट करें या फिर काउंसलर से मिले। इसमें प्रज्ञा भी आपकी मदद करता है। प्रज्ञा की वेबसाइट www.pragyatv.com पर अगर आप लॉगिन करेंगी तो आपको होम पेज पर ही नजर आएगा लिखा हुआ व्हाट्स योर पर्सनैलिटी। बस आप उसको क्लिक करें, वहां पे आप देखेंगे कि सामने आपको एक फॉर्म दिखेगा, उसको फिल करें और सबमिट करके हमारे पास भेज दें। हमारे पास जब आपका फॉर्म आएगा तो हम उसको इवैल्यूएट करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी क्या कहती है। और इस पूरे फॉर्म को तैयार किया है लाइफ रिसर्च एकेडमी में। ये हो सकता है कि आपको मदद कर पाए ये चूज करने में कि आपको किस करियर में जाना है। और प्रीति की तरह ही हमारे जितने भी दर्शक हैं वो ये टेस्ट भरकर हमें भेज सकते हैं। हो सकता है आपको करियर के चुनाव में ये मदद कर सके। यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ, पूछिए सवाल अपना। निधि जी है हमारे साथ जी। ये है कि मैं ना PhD परस्यू करना चाहती हूँ, है ना, इंग्लिश में। लेकिन मेरा जो मास्टर्स में मेरा जो परसेंटेज बनना है दैट इज 54 और अभी तक जो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है PhD के लिए तो इट इज 55% एटलीस्ट होना चाहिए और मुझे टीचिंग लाइन में ही जाना है। तो कोई और अल्टरनेटिव है क्या इसके अलावा? जी बिल्कुल। टीचिंग सिर्फ कॉलेज लेवल पे ही करना है निधि? मुझे कॉलेज लेवल ही करना है। ओके तो एक्सप्लोर कीजिए कि क्या आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं अपने पेपर्स का। अगर नहीं, कई केसेस में आप ट्राई कर सकते हैं कि आप एमफिल प्रोग्राम में एनरोल होएं अगर वहाँ रिलैक्सेशन है मार्क्स का, एंड देन गो इनटू अ PhD। तो ये इनके पास एक ऑप्शन है, लेकिन पहले आपने जो दोनों ऑप्शंस बताए वो पहले देखना होगा निधि जी को। और निधि जी, हम आपको गुड लक ही बोलेंगे कि इन दोनों में से कोई ऑप्शन क्लिक कर जाए और आपका सपना टीचर बनने का जरूर पूरा हो पाए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, पूछिए अपना सवाल।
नयन है हमारे साथ, लेकिन उनसे भी संपर्क टूट गया है। हम टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो बेसिक की अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी क्या होती है और कितनी आगे पढ़ाई करके कहाँ तक आप टीचर बन सकते हैं? देखिए, टीचिंग ऑप्शंस आपके सीधा क्लास 10 एंड 12 के बाद भी शुरू हो जाते हैं। कई कॉलेजेस हैं जहां आपको एक बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स आप कर सकते हैं। ये 4 साल का कोर्स होता है 12वीं क्लास के बाद। ये कोर्स करने के बाद आप एलिमेंट्री लेवल पर पढ़ा सकते हैं। अगर आपने कॉलेज एजुकेशन किया है कोई भी एरिया में, उसके बाद आप बीएड कर लीजिए, फिर आप एक ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी जिसे कहा जाता है, वो आप कहलाते हैं और आप क्लास 10 तक पढ़ा सकते हैं। अगर आपने मास्टर्स किया है, जैसे एक पहले सवाल का जवाब दिया था, और फिर आप बीएड करते हैं, फिर आप +2 लेवल तक भी पढ़ा सकते हैं। बैचलर्स करने के बाद या अंडर ग्रेजुएट करने के बाद आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। उस रूट के द्वारा भी आप पढ़ा सकते हैं। और ये तो नॉर्मल टीचिंग रूट हुआ। अगर आपको स्पेशलाइज्ड एरिया में जाना है, जैसे आर्ट है, म्यूजिक है, डांस है, तो उनके एरियाज में आपको ग्रेजुएशन करना चाहिए। और एक मेजर एरिया है स्पेशल एजुकेशन, जहाँ जो लोगों को, बच्चों को खासकर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हों या विजुअली इम्पेयर्ड हैं या अलग प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे टीच करना, तो फिर उनके अलग स्पेशल अपने कोर्सेज होते हैं। जी, तो जिस लाइन में आप टीचर बनना चाहते हैं उसी के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी होगी और बेशक टीचर आप बन सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जैसा कि हमने कहा कि जिम्मेदारी भरा करियर है, अपनी जिम्मेदारियों को भी नज़रअंदाज ना करें। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। कहते हैं एक अच्छा टीचर एक कैंडल की तरह होता है, वो खुद को कंज्यूम कर देता है दूसरों की राहों में रोशनी भरने के लिए। इसलिए टीचिंग सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं है। टीचिंग के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप समझें कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है, जो आपके सामने बच्चे हैं उनका भविष्य बनाने के लिए, जिसके लिए बेहद ज़रूरी होती है कि एक ऑनेस्ट नींव रखना, संस्कारों की बात करना, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ बुक्स में नहीं होती। उनको जिस समाज में रहना है वहाँ पे उनकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, उसकी नींव भी बचपन में ही डालना। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि नींव डालना और ड्यूटीज़ बताना वो भी टीचर्स का काम होता है, तो स्टूडेंट्स में ही उनको ये बात कहनी चाहिए? एब्सोल्युटली। देखिए, टीचर से जो भी चीज जाता है स्टूडेंट बहुत सीरियसली लेते हैं उसको। हमारे टीचर्स ने जो कहा आज तक हमें याद है, बिकॉज इट्स ए अथॉरिटी फिगर। कई बार पेरेंट्स की बात हम इतनी जल्दी नहीं मानते अपने, जितने टीचर्स की बात मान लेते हैं। तो आप देखिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है हमारे कंधों पे। इसलिए हमें जरूरत है और पैशनेट टीचर्स की। इसलिए हमें जरूरत है उन टीचर्स की जो रियली में इस प्रोफेशन को एज ए पैशन लेते हैं। इसलिए बार बार हम यहाँ पर कहते आ रहे हैं कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये पहचाने कि ये आपका शौक है या मतलब सिर्फ आप पैसे के लिए इसमें जा रहे हैं या कुछ करना चाहते हैं या रियली में यू वांट टू टीच। जी, क्योंकि यही एक ऐसा करियर है जिसमें सिर्फ किताबी बातों से बात नहीं बनती। आप के हाथ में बहुत से बच्चों का फ्यूचर होता है। इसलिए सच में अगर ये आपका पैशन है, आप दिल से बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तभी टीचर लाइन चूज करें और टीचर बने। संध्या जुड़ी है हमारे साथ यूपी से। संध्या जी, सवाल पूछिए। हेलो जी, बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरे 2-3 क्वेश्चन है, प्लीज फोन मत काटिएगा। जी, बताइए। जी, मेरा पहला क्वेश्चन है, मैंने PhD एमए किया हुआ है। तो टीचिंग के लिए हमें क्या करना होगा? इसमें कोई एज लिमिट होती है कि नहीं होती है? और हेलो। हाँ जी, संध्या जी सुन रहे हैं आपके सवाल। हाँ, इसमें कोई एज लिमिट होती है कि नहीं होती? और जो आपने पर्सनालिटी टेस्ट बताया, ये फोन द्वारा क्या नहीं हो सकता है? संध्या जी, नहीं, फोन पर तो नहीं हो सकता। सिर्फ अगर आप इंटरनेट एक्सेस कर सकती हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल हैं। फोन पर आप ना उनको समझ पाएंगी, ना ठीक से सोचकर जवाब दे पाएंगी। तो कोशिश करिए, इंटरनेट एक्सेस करिए, आपको ये बहुत आसानी से हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूं? तो संध्या जी, आप हमें अपना एड्रेस बता दीजिए। शो के बाद हम आपको ये फॉर्म आपके घर पर कुरियर कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर इंसान की मदद हो इस पर्सनालिटी टेस्ट के जरिए। अगर हो सकती है तो आप हमें एड्रेस बताएंगे, हम आपके घर तक ही आपको फॉर्म पहुंचा देंगे। तीसरा सवाल पूछिए अपना। हेलो मैम। जी, वेरी वेरी थैंक यू। और ये है कि ये बताइए कि मतलब कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती क्या टीचिंग की? संध्या जी, आखिरी में आपने क्या पूछा? संध्या जी, अपना तीसरा सवाल रिपीट कर दीजिए। लगता है संध्या जी से संपर्क टूट गया है, तो उन्होंने टीचिंग के लिए ही शुरुआत में पूछा था।
और क्या क्वालिफिकेशन हुआ है वो क्लियर नहीं आया था। हाँ, ये उन्होंने क्लियरली नहीं बताया है। आई थिंक कुछ कंसर्न है कि एज लिमिट टीचिंग के लिए क्या है कि क्या नहीं है। देखिए ज़्यादातर तो एज लिमिट स्पेसिफाई नहीं होती हैं कि मिनिमम इतना एज है कि मैक्सिमम इतना एज है। वो आपके क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन काफ़ी नहीं है। कोई भी आप स्कूल में जाते हैं तो वहाँ इंटरव्यू होता है, शायद उनका टेस्ट भी होता है, तो उस पे निर्भर होता है। एज पे इतना फोकस नहीं दिया जाता है। हाँ, जहाँ बहुत छोटे बच्चे वगैरह होते हैं देयर दे वुड वांट कि टीचर्स थोड़े यंगर हों, थोड़ी और एनर्जी हो, उनके पीछे भाग सकें, शायद उतना बस हो। उसके बाद नहीं, एक सर्टन मैच्योरिटी, आप खुद बच्चे ना हो और बचपने से गुजर चुके हों, वो आई थिंक रिक्वायरमेंट है। जी, तो जैसे हमने शुरू में भी कहा कि एज कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आपके अंदर वो ज़ील होनी चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए, उतनी एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी पर बेहद निर्भर करता है कि आप अपनी जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई है, वो आगे किस तरीके से बच्चों तक पहुँचा सकते हैं। क्योंकि एक क्लासरूम में हर तरीके के बच्चे होते हैं, शैतान भी होते हैं, कोई पढ़ना नहीं चाहता, क्लासरूम से भाग जाना चाहता है, सिंसियर बच्चे भी होते हैं। तो इन सभी बच्चों को आपको संभालना है, इसलिए स्किल्स के साथ साथ, जिम्मेदारियों के साथ साथ हर तरीके से प्रिपेयर रहे एक अच्छे टीचर बनने के लिए। जुबिन जी, बेहद धन्यवाद आपका जागो में आने के लिए। आपका भी महेश जी धन्यवाद जागो में आने के लिए।